हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो जेई एडवांस का स्पेशल बैच हमारा चल रहा था 2021 और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना रिजल्ट भी बताया था। ठीक है, होप सो इस साल और भी अच्छा रिजल्ट आए अपना। इतनी हम मेहनत करें, इतनी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। जेई एडवांस का मन से मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, ज़रूर अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको सजेस्ट करो ये चैनल और सबको कहो कि ये चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज दिस इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस 2021 इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो हमने अभी तक वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ लिया था। वेक्टर एडिशन की थ्योरी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, और आज हम वेक्टर एडिशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, केवल एप्लीकेशन बेस्ड, कि हाँ हमें वेक्टर एडिशन आना चाहिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। बस अगर आपको इतना आता है, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करना आता है सॉल्व, तो आपको कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई और कुछ करने की आवश्यकता है। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे सिलेबस ऑफ क्लास 11th एज वेल एज साइमल्टेनियसली क्लास 12th। इसकी एक वीडियो अलग से बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या वेटेज होता है और हम क्या पढ़ें कि मार्क्स हमारे ज्यादा हैं। देखो बच्चों, एक तो होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क हम करते ही करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसको एज ए स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया ना, तो बस यार एक बात बताओ, स्मार्ट हार्ड वर्क, बच्चा काइनेमेटिक्स पढ़े जा रहा है 30 दिन तक, 2 महीने तक पढ़े जा रहा है, बोलता है मेरी मैकेनिक स्ट्रॉन्ग। अरे बच्चों, क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, ये सब बातें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा अपनी, जो कि कल आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में हम रिलीज कर देंगे 9 o'clock और 10 o'clock। चलो जो भी है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आज रात को। ठीक है, आज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वेक्टर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, साइड में स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन irregular hexagon A B C D E F, if AB vector is A vector and BC vector is B vector, then express DE vector, EF vector, AD vector, CD vector in terms of A and B। पहली बात तो ये क्वेश्चन देखते ही आपका माथा घूम जाएगा। रेगुलर हेक्सागोन में तो बराबर ही होते हैं सर, बिल्कुल बराबर होते हैं। डायरेक्शन थोड़ी सेम होती है सबकी, दैट इज द रीजन इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर कहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मैं क्या बताता हूं। ये दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, दिमाग तो आधों का यही घूम जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, सर रेगुलर हेक्सागोन का मतलब यही होता है यार। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, यही होता होगा, लेकिन आपको दे रखा है ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज बी वेक्टर। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें क्या क्या पूछा गया है वेक्टर में, बाद में क्या क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस, यू हैव टू एक्सप्रेस डी ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर, ए डी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। अब बोले आधे जोड़ों का दिमाग तो यही खराब हो जाएगा, बोलेंगे सर क्वेश्चन ही नहीं है, गलत है। अरे नहीं बेटा, जहां आप सोचना बंद करते हो जेई एडवांस वहां सोचना शुरू करता है, जेई की एग्जाम वहां सोचना शुरू करता है। ठीक है, तो वी हैव टू एक्सप्रेस, देखो डी ई वेक्टर इन अ रेगुलर पॉलीगन। डी ई वेक्टर ध्यान से देखो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सिंपल सा, जितनी भी साइड्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ई और ये इक्वल है। इसी के साथ साथ रेगुलर हेक्सागोन में ये जो साइड होती है डी ई वेक्टर, ये जस्ट इसके एंटी पैरेलल होती है। तो अगर ये ए वेक्टर है तो एंटी पैरेलल मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, डी ई वेक्टर को माइनस लगा के, माइनस ए वेक्टर, बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ वेक्टर, ई एफ वेक्टर क्या हो गया, ये वाला वेक्टर। इसी तरह ये वाली जो साइड होती है
वो इसके एंटी पैरेलल होती है बी सी वेक्टर के, दैट इज माइनस बी वेक्टर। फिर आपको पूछा है ए डी वेक्टर। अब देखो बेटा, ए डी जो वेक्टर होता है, ए डी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ए डी वेक्टर कुछ इस प्रकार से आता है, और ए डी वेक्टर इसके पैरेलल होता है। रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है, इसका 2 टाइम्स और होता है। ए डी इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स बी सी वेक्टर, दैट मीन्स 2 टाइम्स बी वेक्टर। इसी तरह मुझे पूछा है सी डी वेक्टर। अब देखो सी और डी वेक्टर, वापस से ये जो वेक्टर होता है सी और डी वेक्टर, सिंपल, एफ ए वेक्टर के एंटी पैरेलल होता है, लेकिन एफ ए वेक्टर तो मुझे दिया हुआ ही नहीं है, एफ ए वेक्टर तो मुझे तो खाली ये 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे ना तो ए डी वेक्टर आ चुका है। लगा दो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पॉलीगन रूल लगा दो। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? ए डी वेक्टर। पॉलीगन रूल मैं अप्लाई कर सकता हूं। पॉलीगन रूल कुछ नहीं है, ट्राइंगल रूल ही है। देख लो भाई ध्यान से, अगर मैं इन दोनों साइड्स को एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर देता तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल में ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज ए डी वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या है? इस ट्राइंगल से ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर। इसी को हमने पॉलीगन रूल बोल दिया यार। कान को ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे पकड़ लो, ये वाला ही कान मेरा तो हाथ आएगा नहीं ना यार, तुम पकड़ के देख लेना, बात तो एक ही, घुमा फिरा करके। हाँ है ना, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे देखते ही अरे सर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, पॉलीगन में तो पॉलीगन में साइड सेम होती है, इक्वली तो होंगे ना सारे, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए बी वेक्टर इज ए बी सी डी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर आ गया मेरे पास ना, ये रख दो, देखो 2b वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी वेक्टर? इट इज b माइनस ए। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट ध्यान से देखे, दूसरा क्वेश्चन देखे क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखे क्या है, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन देखें, 3 फोर्सेस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 फोर्सेस आर इन ए प्लेन विथ एंगल बिटवीन 2 बीइंग 120 डिग्री। एंगल बिटवीन एनी 2, इसका मतलब तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं। तीनों फोर्स जो हैं एक दूसरे से कितने एंगल पर बेटा? 120 डिग्री पर। व्हाट शैल बी द रिलेशन बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड्स if we want the resultant of half of the magnitude of one of the forces acting in the direction in one of them। समझ में आया? नहीं आना? वापस से पढ़ लो, ठीक है, वापस से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, वो बोल रहा है, मेरे तो आ गया, आप पढ़ो इसको, वापस से पढ़ो, वापस से टाइम दे रहा हूं मैं थोड़ा सा पढ़ने का, पढ़ो जल्दी से इसको। क्या बोल रहा है? 3 फोर्स हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर म्यूचुअली बना रहे हैं, 120 डिग्री पर ऐसे बना रहे हैं, 1 2 और 3। अब एक बात मुझे ये बताएं, 120 डिग्री पर जब भी आता है 3 इक्वल फोर्सेस, इफ देयर आर 3 इक्वल फोर्सेस, इफ F1 F2 एंड F3 तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता ना, तो बेटा एक बात सुन लो, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो नेट रिजल्टेंट कितना आता? 0 आ जाता।
नेट रिजल्टेंट अपने पास कितना आता, 0 आता। कब, जब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता, लेकिन नहीं है, 0 बोल ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमें सेट करना है कुछ ना कुछ, हमें कुछ ऐसी वैल्यूज बतानी है इन फोर्सेस की, हमें कुछ ऐसी वैल्यूज बतानी है इन फोर्सेस की कि इनका रिजल्टेंट कोई भी एक फोर्स की डायरेक्शन में आए और उसका हाफ आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं F2 और F1 का जो रिजल्टेंट है, F2, F1 और F3 का रिजल्टेंट है, वो इस तरफ आए F3 की डायरेक्शन में। किधर आए, F3 की डायरेक्शन में ही आए, लेकिन F3/2 आए। करो सेट, सोचो थोड़ा सा, एक बार सोचो, आप लोग सोचो थोड़ा सा, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। आप सोचो एक बार, समझ में आया क्वेश्चन? मैंने क्या कहा, इन तीनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो किसी भी एक फोर्स की डायरेक्शन में आए और उसका भी जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसका हाफ आना जरूरी है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि इन तीनों का रिजल्टेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से, इस डायरेक्शन में आना चाहिए और इसका हाफ आना चाहिए, यह आना चाहिए रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। बहुत अच्छा, प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे लग जाएंगे मैथमेटिकली सॉल्व करने में, ये वो फलाना ढिमका, अरे नहीं, सॉल्व नहीं करना हमें ऐसा कुछ। अब इसका रिजल्टेंट हाफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से आधा वेक्टर घट रहा होगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ बोथ F1 and F2 must be in opposite direction of F3 and it must be F3/2। इसका मतलब ये है, मतलब सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके जस्ट अपोजिट और F3/2 हो, F3/2 हो, तो देखो F3 माइनस F3/2, आंसर इज F3/2। अब ये कब आएगा, इसको मैंने मान लिया सपोज, अब ये देखो कब आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, ये 60 और ये 60। कब आता है, कब आता है, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी आएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब लेट्स अज्यूम, देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं स्क्रीन से, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट अज्यूम दिस इज x मैग्नीट्यूड का एक फोर्स है F1 एंड दिस इज x, अगेन x मैग्नीट्यूड का एक फोर्स है। ये दोनों 120 डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं। जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पर लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट सेम आता है, x ही आता है, लेकिन और उनकी डायरेक्शन जो आती है वो जस्ट 60 डिग्री पर आती है, x। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, भाई x में किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से x को सब्ट्रैक्ट करूं कि हाफ आए, 2x, इसका मैग्नीट्यूड 2x मान लिया, 2x माइनस x इज रिजल्टेंट इज x, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। इसका मतलब अब रिलेशन मुझे पता चल गया। व्हाट इज द रिलेशन, F1 इज इक्वल्स टू F2 is equals to F3/2। This is the relation। बस सिंपल सा, केवल इसमें मेंटली हमें सोचना है और कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सोचना है बेटा
और यहां पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, लिख लेना है क्वेश्चन और सॉल्व करना है इसको। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमें बोल रहा है कि फाइनल जो रिजल्टेंट ना वो एक फोर्स की डायरेक्शन में आना चाहिए और आधा आना चाहिए उसका। तो ऑफ कोर्स ये बात है, आधा कब आएगा, जब सेम मैग्नीट्यूड आधा मैग्नीट्यूड में 180 डिग्री पर लाऊंगा, और ये किसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का। फिर मैंने नया डायग्राम बनाया, ये कब आएगा, जब इसको मैंने x माना, इसको भी मैंने x माना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया बेटा, x आ गया, और इसका जस्ट डबल इधर लग रहा होगा F3 2x, तो 2x माइनस x इज x, आधा फोर्स भी आ गया और हाफ फोर्स भी आ गया और एक फोर्स की डायरेक्शन में भी आ गया। नेक्स्ट, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें बेटा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, कम करना है, ट्राई नहीं करना कैलकुलेशन का, एडवांस में कैलकुलेशन नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब बच्चे सोचेंगे देखो क्या घूमेगा इस क्वेश्चन में, कुछ घूमने वाला तो है नहीं। ए वाई एक्स सी बी डी ओ, दिस इज ओ, ठीक है। ये वाला एंगल है 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। The farmhouse shown in the figure below has a rectangular shape and has sides parallel to chosen x and y axis. Position vector of corner A is 125 meter at 53 degree and C is 100 meter at 37 degree. Find the length of fencing required in meter. ठीक है, ये एक फार्म हाउस है और ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 125 मीटर एट द एंगल 53 और इसका दे रखा है 100 मीटर एट द एंगल 37 डिग्री। फाइंड द फेंसिंग, मतलब यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। अब बच्चे सोचेंगे और बच्चे सॉल्व करते समय इसमें वेक्टर में लग जाएंगे कि हम ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन निकाले, ए डी प्लस डी सी प्लस सी, कुछ ना कुछ निकालेंगे, होगा ही नहीं। और भाई मेरे क्वेश्चन इतना आसान है, 125 एंड दिस इज 100। क्वेश्चन इतना आसान है कि देखो आप वेक्टर अप्लाई ही नहीं करना है, कंपोनेंट निकाल लो, बस हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप इसका कंपोनेंट दिया हुआ है, देखो आ जाएगा, ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी, इसके लिए ये वाली साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ गया, ये आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो यार, निकाल लो ना। तो ये वाली साइड कितनी आई, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए अपने पास, ये वाली साइड 125 cos 53, 125 cos 53 कितना होता है बेटा, इंटू 3/5, 25 75, ये आ गया मेरे पास 75 एक्स कोऑर्डिनेट, तो कोमा, और ये वाली साइड 125 साइन 53, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/5, 25 और 4 100 कंप्लीट। तो ये कितना हो गया 75 कोमा 100, है ना। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो यार, इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए, ये वाला साइड तो आ गई 100 साइन 37, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस खाली, 3/5 20 और 3 60, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आ गया 60 और ये वाला कितना आ गया, ये आ गया 100 cos 37 80, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 80, 60। देखो ये है 60, ये है 100, तो कितना हो गया ये वाली साइड 40।
और ये है 80 और ये है 75, तो ये कितना हो गया बेटा 5। आंसर आ गया 540 540 90 मीटर। बहुत सारे बच्चे इसमें वेक्टर लगा देंगे जबकि क्वेश्चन है ही नहीं, कंपोनेंट का है, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट करो, आंसर निकालो। वेक्टर मैंने कहीं यूज किया क्या यार? वेक्टर यूज किया क्या यार? वेक्टर ही तो है ये, एक तरह से पोजीशन वेक्टर दे रखा है मुझे, कंपोनेंट निकाल लिया, आंसर आ गया। अरे वेक्टर है ही नहीं कहीं पे। तो बात सिंपल सी है, उसको घुमाओ फिराओ नहीं, जिंदगी बहुत सिंपल होती है, घुमाओगे फिराओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ बहुत सिंपल होता है, हम डिफिकल्ट बनाते हैं चीजों को, हम डिफिकल्ट बनाते हैं चीजों को। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में बना देता हूं। F2 is 5 Newton, X, F1, and this is 30 degree, this is 37 degree. ठीक है, क्या बोल रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, टू फोर्सेस F1 and F2 are acting on a particle as shown in the figure. The acceleration of the particle is along the x-axis. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल along the x-axis, find the value of F1 in the Newton. मतलब सिंपल सा वो बोल रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं as shown, और एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है। इसका सिंपल सा मतलब पता चला, एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ लगती है? पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड always in the direction of net force. इसका मतलब समझ रहे हो आप? in the direction of net force, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? this is the direction of net force. इसका मतलब जीरो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। कोई फोर्स नहीं लगेगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये। तो निकाल लो यार, वाई एक्सिस की डायरेक्शन निकाल लो। ये कितना आ गया इधर? F1 sin 30, कंपोनेंट ले लिया मैंने, F1 cos 30, और इधर कितना आ गया बेटा? F2 इज 5 sin 37, और इस तरफ 5 cos 37। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मैं कितना लिख सकता हूं यहां पे? F1 sin 30 इज 5 sin 37, F1 by 2 5 3/5। F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? 10 न्यूटन। बहुत सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल। अब मैं बताता हूं जेईई एडवांस का लेवल क्या होता है। देखो, ये कर लिया क्वेश्चन, समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। नाउ सेम क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, थोड़ी सी अलग वैल्यूज के साथ, जेईई एडवांस का लेवल क्या होगा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट लेवल जेईई एडवांस। देखो,
देखो भाई क्या होगा वो क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इसमें। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये है, ध्यान से देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, अच्छा क्वेश्चन है, मजे मत लेना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास, आपको डायग्राम शो हो रहा होगा इधर क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मोमेंटरली at rest at x is equals to 0 at t is equals to 0 Newton 0. It is acted upon by two forces F1 and F2. F1 is equal to 70 J cap Newton. J cap means y axis equal. The direction and magnitude of F2 are unknown. मुझे पता ही नहीं है F2 किस तरफ लग रहा है। पहले भी तो ये था ना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, F1 F2, नाउ F1 F2। The particle experiences a constant acceleration a in the direction shown. इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, पहले वाले क्वेश्चन में किधर था, इस तरफ था एक्सीलरेशन, इस वाले क्वेश्चन में बात आई है, मजा तो इसी में आएगा। A as shown, neglect gravity, find the missing force F2, F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑल्सो, ठीक है। What third F3 is required to make the acceleration of particle is 0? Of course, जितना फोर्स नेट लग रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट, either give the magnitude or direction of F3 or its component। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा है। मास इज 5 kg, ठीक है, m इज 5 kg। नाउ अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन बेटा डिफरेंस है इसमें और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें। क्या डिफरेंस है? बिकॉज इस क्वेश्चन पे, पिछले वाले क्वेश्चन में जो एक्सीलरेशन था वो इस तरफ था, एक्सीलरेशन जो था वो इस तरफ था। इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक्सीलरेशन इस तरफ है बेटा। दैट इज द लेवल ऑफ जेई एडवांस। बस आप सॉल्व कर लोगे, मैं मान जाऊंगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो गया सॉल्व, ठीक है। जेई एडवांस क्यों? अब किस तरफ कंपोनेंट करोगे? अगर आपने कंपोनेंट, बस यही चीज सोचने वाली बात है। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इफ यू हैव डन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन तो देयर विल बी टू एक्सिलरेशंस, क्योंकि एक्सिलरेशन तो इस तरफ है। एक कंपोनेंट ये आएगा एक्सिलरेशन का, दूसरा ये आएगा। F बराबर ma इस तरफ लिखोगे, F बराबर ma इस तरफ लिखोगे। मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं इससे थोड़ी सी अलग चीज करता हूं। आई विल अज्यूम एक्स एक्सिस, इसको हटा देता हूं, एक्स एक्सिस दिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस। ये अज्यूम कर रहा हूं बेटा मैं। थोड़ा डायग्राम इधर बना दूं अब मैं, आपने डायग्राम को देख ही लिया है, क्वेश्चन देख ही लिया है, डायग्राम में थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ठीक है। आई विल अज्यूम दिस इज एक्स, एक्सिलरेशन जो है वो इधर दिया हुआ है एट एन एंगल 53 डिग्री, F2 इज 70 न्यूटन, सॉरी F1 इज 70 न्यूटन, F2 इज दिस, एक्सिलरेशन इज 10, यही दिया हुआ है। एक बार वापस से देख लेता हूं मैं, m इज 5 kg, मैं एक बार वापस से देख लेता हूं, ठीक है, क्या यही दिया हुआ है? ठीक है, 70 53 डिग्री करेक्ट। नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आप x और y एक्सिस ये वाली अज्यूम कर लेते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं बेटा, मैं x एक्सिस इसको मान लेता हूं, हटा दिया, मुझे मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है। ये देखो, दिस इज x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस
एज वाई एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट कर लो जो भी लेना है। F1 और F2 दोनों के कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आने चाहिए। y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। y डायरेक्शन में नेट फोर्स एन नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी 0। नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी 0। y एक्सिस पे कंपोनेंट कर लेते हैं, एक बार बात खत्म करते हैं। ये वाला अपने पास कितना हो गया, देखो इसका कंपोनेंट इस तरफ, ये वाला एंगल 37 आ गया, तो इसका कंपोनेंट कितना हो गया इस तरफ, एक तो हो गया, ये हटा देता हूं, इस तरफ हो गया 70 cos 37 और इस तरफ हो गया 70 sin 37। मान लिया ये थीटा है, जस्ट अज्यूम दिस एज ए थीटा। तो ये टोटल कितना हो गया 53 प्लस थीटा, तो इसका कंपोनेंट कितना आया बेटा F2 cos 53 प्लस थीटा, और इस तरफ कितना आ गया y एक्सिस के लॉन्ग F2 sin 53 प्लस थीटा। बस अब जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये तो बैलेंस कर जाएंगे एक दूसरे को, बिकॉज यहां पे कोई है ही नहीं एक्सेलरेशन, ये तो बैलेंस कर गए। F2 sin 53 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 70 sin 37, और ये कितना हो गया 70 sin 37 3/5 14 42। ठीक है, F बराबर ma, F2 cos 53 प्लस थीटा प्लस 70 cos 37 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो देखो ये कितना हो गया F2 cos 53 प्लस थीटा 70 cos 37 इज 70 इंटू 4/5 14 इंटू, ठीक है 70 cos 37 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 50 माइनस 56 माइनस 6। इन दोनों को हम एक काम करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं तो कितना बचेगा यहां पे ओनली F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 42 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज F2, और F2 की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 6 अंडर रूट 50 को मैं 25 बाई इंटू 2 6 इंटू 5 30 अंडर रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना, सही है, ये आ जाएगा भैया आंसर। सेकंड का आंसर आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। नेट फोर्स को थर्ड फोर्स F2, थर्ड फोर्स मुझे किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट F3। नाउ यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट आंसर। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई मेरी, हाँ है ना। तो ये होता है जेईई एडवांस, वो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। अगर मैं बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन आता है तो 99% जो बच्चे होंगे ना वो पता है क्या करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे, उनको समझ नहीं आता कि एक्स और वाई एक्सिस आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बच्चे क्या सोचते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, बस कंपोनेंट कर लो हो जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस बेटा आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है और कुछ नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, केवल और केवल आपकी इमेजिनेशन और नथिंग एल्स। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है,
सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, कोई भी ऐसे सेम लेवल सेम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो कि कॉमन है। जो कॉमन क्वेश्चन आपने कर लिया तो कर लिया ना, अब आगे क्या कर, अब नए टाइप के क्वेश्चंस करो ना कुछ। ठीक है, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इधर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुने। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी इज डिफाइंड एज VAB इज VA माइनस VB। ये नहीं चाहता, आईआईटी में पैसेज टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है और आईआईटी को वो क्वेश्चन देना है तो वो पैसेज बना के दे देता है। तो अभी तक तो हमने वेक्टर पढ़ा है, रिलेटिव मोशन की हमने बात ही नहीं की है, तो हमें आता ही नहीं रिलेटिव, हमें आता ही नहीं, हमें वेक्टर आता है बस। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए with respect to particle B is defined as VAB is VA minus VB respectively. Here VA and VB are the velocities of particles A and B with respect to ground. These velocities are also known as actual velocities. A boat has velocity 6 kmph with respect to river flow velocity. Of course ये बात है, with respect to river flow, तो the river flow is velocity is 3 kmph. In what direction should the boat start to move the respect to water flow with velocity so that it can reach the opposite point? In previous problem the width is this, find the time. हमें आता ही नहीं है बेटा कुछ, हमें केवल और केवल रिलेटिव आता है और नहीं आता, सॉरी रिलेटिव नहीं आता, हमें वेक्टर आता है। क्या बोल रहा है, VAB is defined as VA minus VB, और बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 6 kmph। तो इसका मतलब, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 kmph। इसका मतलब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, VBR अकॉर्डिंग टू दिस VB माइनस VR। तो यहां से VB, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ताकि आप समझ पाओ कि जो चीज आपको नहीं भी आती ना, हो सकता है वो आप सॉल्व कर पाओ आपके कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर, केवल और केवल कॉन्सेप्चुअली। VBR प्लस VR। नाउ वेक्टर डायग्राम में बना देता हूं इसका। ये रिवर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता रहा हूं, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और आप क्या करते हैं पता है, आपकी दिक्कत क्या है रिवर इस वाले प्रॉब्लम्स में, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो ही आप सॉल्व करोगे। मेरे को कुछ नहीं पता, ना फॉर्मूला पता है ना और कुछ पता है, ना मैं मैथमेटिकल लगाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा, देखना भी आप। कॉन्सेप्ट VB वो क्या बोल रहा है, यहां से शुरू होगा और यहां तक पहुंचना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है, कभी गंगा जी में तैरे हो, ऐसे गंगा जी ऐसे बह रही हैं, अगर मैं ऐसे तैरूंगा तो कहां पहुंचूंगा, वहां पहुंचूंगा, ऐसे तैरूंगा तो वहां पहुंचूंगा, बिल्कुल अपोजिट। कैसे तैरना होगा, ऐसे। ये है VBR और ये है VR, इन दोनों का वेक्टर एडिशन देख रहे हो, इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही VB है। लेकिन ये जो वेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इतना ही बनाता हूं, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही बनाता हूं ताकि रिजल्टेंट ऐसा आ जाए। ये देखो पहुंच गया अपोजिट। ये है 6 और ये है 3, इसका मैग्नीट्यूड 6, इसका मैग्नीट्यूड 3, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द बोट स्टार्ट टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू वाटर फ्लो सो दैट इट कैन रीच द अपोजिट पॉइंट। तो मैं इसको बोल देता हूं ये थीटा हो गया भाई, इसको मैंने क्या कहा, ये थीटा हो गया। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं ये 6 sin थीटा और एक ये
इधर और उधर कौन कौन सी वेलोसिटीज है? एक तो है ये, एक है ये, तो ये दोनों तो सेटिस्फाई करने चाहिए, कैंसिल आउट करने चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है। तो 6 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो VR के बराबर हो जाएगी 3, और साइन थीटा इज 1/2 एंड थीटा इज 30 डिग्री। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, वो पूछ रहा है यहां से 120 डिग्री। न तो मुझे फॉर्मूला चाहिए न और कुछ चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? फॉर्मूला की जरूरत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, समझ रहे हो? अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं इस तरफ तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरफ तो आ ही नहीं रहा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट तो वर्टिकल है, इस तरह से। वर्टिकल नहीं बोलेंगे क्योंकि रिवर वर्टिकली नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में विड्थ ऑफ द रिवर इज 4√3 किलोमीटर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन? दिस इज 4√3 km। इतना तो मुझे आता होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना तो पता ही होगा। अब अगर मैं इनके वेक्टर लगा दूं तो इनका मतलब क्या हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर अगेन, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसी की डायरेक्शन ये होगी। बोथ मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, यही तो होता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। याद करो, अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी को t से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अरे यार बहुत ही सिंपल, गधा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना है, किस तरफ है? इस तरफ है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में किस तरफ लूंगा? इसी तरफ लूंगा। और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? केवल ये है। और इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये कितना हो गया बेटा? 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर √27 √3 ये वेलोसिटी आ गई। 4√3 3√3 ओवर टाइम आ गया। और यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचना समझना। फिर भी अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है वापस से, तो ये टॉपिक तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में रिलेटिव मोशन में, ठीक है ना बच्चों? तो आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास, सबके सब आपके लिए नए क्वेश्चंस थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपने कॉमन प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाता। क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा ही होगा। डीपीपीस, मटेरियल्स, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे साथ सोशली आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है? सोशली आप कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? सोशली आप कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? जैसे फेसबुक ग्रुप है अपना, जो FB पेज है वो है फिजिक्स एक्स के नाम से। आप फिजिक्स एक्स डालिएगा आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप इस पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। FB ग्रुप डिस्कशन वाला जो ग्रुप है डिस्कशन के लिए, उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पे आपको फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों बहुत ही जरूरी है, और इन द नेक्स्ट 10 डेज फ्रॉम 15 अक्टूबर हम आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर के लिए आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? और सभी को सजेस्ट करो बेटा, जल्दी जल्दी सजेस्ट करो, टाइम बीता जा रहा है, जल्दी से सजेस्ट करो सभी को, बहुत अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे ना, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी स्केड्यूल, डीपीपीस, मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन बता देगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट वन टॉपिक ऑफ 11th क्लास, वन टॉपिक ऑफ 12th क्लास, दैट इज काइनेमेटिक्स, एंड 12th क्लास का ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स क्यों स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।